दोस्तों नमस्कार। सुनील सिंह बादल की ओर से हसीन लम्हे कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदया से जो सफर शुरू हुआ था उसमें अति विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। रांची के मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम साहब से आप हैं श्री एस.के. अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। आप जहां तक हमें जानकारी है रायबरेली यूपी के रहने वाले हैं, वहां से आपका सफर शुरू हुआ और आज आप रेलवे के सबसे बड़े पद पर हैं। ये सफर आपका बहुत आसान रहा, बहुत मुश्किलों वाला रहा, संघर्ष का रहा, कैसा रहा? देखिए, रायबरेली भी मैं थोड़ा बाद में आया। मैंने अपना सफर जिंदगी का शुरू किया जायस से, एक बहुत छोटी सा कस्बा है जहाँ के मलिक मोहम्मद जायसी जी पोएट हुआ करते थे, जिनकी पद्मावत बड़ी फेमस है। मेरी 8वीं तक की एजुकेशन वहाँ हुई है, जहाँ की टेबल और चेयर भी नहीं होती थी, वहाँ जमीन पर बैठ के पढ़ाया जाता था। और इसलिए मुझे बाद में 9th में इलाहाबाद शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी 8th से आगे की। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स रायबरेली शिफ्ट कर गए, लेकिन 9th से लेके इंटरमीडिएट तक जो मेरी एजुकेशन हुई वो इलाहाबाद में हुई, इलाहाबाद इंटर कॉलेज में। और उसके बाद इंटर करने के बाद ही मेरा रुड़की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया सिविल इंजीनियरिंग में। वहाँ मैं 4 साल रहा। उसकी रुड़की यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवेज़ में हो गया। मैं 1981 में रेलवेज़ से स्नातक किया सिविल इंजीनियरिंग में, और 82 बैच से मैं इंडियन रेलवेज़ में हूँ। तो सफ़र आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा रहा। हमने ज़िंदगी के हर लम्हे को अच्छी तरह से जिया और हमारा बचपन हमने बहुत आनंदमय तरीके से बिताया। जी। और जहाँ के मलिक मोहम्मद जायसी साहब थे, जिन्होंने सूरदास पर इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, तो वहाँ पर बचपन बीता, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ असर तो आपके ऊपर भी हुआ। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और इसमें जब मैं इलाहाबाद पहुँचा, जायस में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी क्रिकेट खेलने की। लेकिन इलाहाबाद आने के बाद मैंने काफ़ी टाइम 9th से इंटरमीडिएट के बीच में क्रिकेट में डिवोट किया, और शायद अगर मेरा इंजीनियरिंग में नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ शायद मैं रणजी ट्रॉफी तक तो खेल ही सकता था। और मैंने वहाँ इलाहाबाद में एक क्रिकेट क्लब का मैं फाउंडर कैप्टन था, पैराडाइज क्रिकेट क्लब, जिसमें पैराडाइज क्रिकेट क्लब से बाद में 2 प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी भी खेले। लेकिन चूंकि मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया इंटरमीडिएट के बाद, तो मुझे अपना कैरियर उसे बीच में छोड़ के रुड़की जाना पड़ा। क्रिकेटर क्यों बनना चाहते थे? कई बार होता है कि हम दूसरों को देखते हैं तो एक मन में इच्छा होती है, कई बार होता है कि शुरू से ही एक बचपन की बात ही दूसरी होती है। क्रिकेट का कह लिए शुरू से ही बहुत शौक था, और मैं तब से क्रिकेट को फॉलो करता रहा हूँ। जब सुनील गावस्कर और महेंद्र अमरनाथ क्रिकेट खेला करते थे, उस समय टीवी का जमाना नहीं था। 2 बजे रात में और 3 बजे रात में जो कमेंट्री आती थी, तब भी मैं रेडियो में कमेंट्री सुना करता था, और उस समय से मेरा क्रिकेट के लिए बहुत फैसिनेशन रहा है। और मतलब ये जो पुराने हमारे प्लेयर्स रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, इनका मैं बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ, और प्रोबेबली उनका जो गेम था उसने हमें ये इन्फ्लुएंस किया कि मैं भी क्रिकेट को अपना कैरियर बनाऊं, ये क्रिकेट अच्छा खेलूं। पहले तो एक जुनून हुआ करता था कि बहुत कम दिनों तक क्रिकेट खेला जाता था। आजकल तो 12 मास के गेम के रूप में क्रिकेट को जाना जाता है, लेकिन पहले तो कुछ खास मौसम में ही क्रिकेट खेला जाता है। नहीं, हम लोग तो 12 महीने क्रिकेट खेला करते थे। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने क्लासेस कट करके भी 9th और इंटरमीडिएट के बीच में जो क्लासेस नहीं होती थी, हम लोग बैट और विकेट और सब वहीं एक फ्रेंड के यहाँ रखते थे, और हिंदी साहित्य सम्मेलन पहुँच जाया करते थे, थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, और उसमें प्रैक्टिस किया करते थे। खेलों से बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। एक तो टीम भावना सीखते हैं। आप जो खेलते थे जिस पीरियड में, बहुत सारे आपके साथी होंगे, आपस में मेल जोल बढ़ता था उससे कि किस तरह की चीज़ें आपने सीखी? नहीं, बहुत मेलजोल बढ़ता था, एक दूसरे को सपोर्ट करने की आदत होती थी। और क्रिकेट से मैंने एक चीज़ सीखी, जैसे आप क्रिकेट एंजॉय करते थे, क्योंकि उससे पहले मैं प्रोफेशन बनाने की सोच रहा था। अब मैं जिस जगह भी हूँ, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है, मैं अपने वर्क को एंजॉय करता हूँ, और इसीलिए जिस दिन मेरे पास काम ज़्यादा होता है उस दिन मैं शाम को ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ, उस दिन की बजाय जिस दिन की मेरे पास काम नहीं होता है। तो क्रिकेट से मैंने ये सीखा कि अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। जिस फील्ड में आप हैं, अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आप कभी टायर्डनेस नहीं फील करेंगे, कभी बोर्डम नहीं फील करेंगे, और हमेशा खुश रहेंगे।
बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर इस भावना से हम काम करें और काम को ये समझें कि हम एंजॉय कर रहे हैं तो मज़ा भी आएगा और काम भी अच्छा होगा। आपने रेडियो की बात कही कि आप रेडियो रात में भी सुनते थे जब विदेशों में खेल हुआ करते थे, तो उस समय बचपन में कोई गीत ऐसा था जो कि आपको बहुत अच्छा लगता था? एक पिक्चर जो कि रिलीज नहीं हुई, शंकर हुसैन का गाना है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। ये गाना मुझे बचपन में भी पसंद था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा तब भी पसंद है, और अब अधेड़ा अवस्था में आ चुका हूँ, अब भी ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़ में है, और इसमें जो खूबसूरती है वो लिरिक की खूबसूरती है। अगर इस गाने को कभी आप सुने, इसमें म्यूज़िक बहुत कम है, केवल आवाज़ का जादू है, और जो लिरिक राइटर हैं उनका जादू है। इसके एक एक वर्ड ऐसे लगते हैं जैसे कि मोतियों में पिरोए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत अक्सर रेडियो पर भी सुनाई पड़ता है। आप स्वयं कुछ गाते हैं, कुछ गाने का इंटरेस्ट है आपको? मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में था कुछ शेर व शायरी किया करता था, लेकिन मेरी लिखने की आदत नहीं है जी। लेकिन कुछ उस समय की अभी भी याददाश्त हैं बची हुई। गाना गाने के क्षेत्र में मैंने कभी वेंचर नहीं किया है। एक आपसे हम लोग शेर सुन लेते हैं उस समय का, या जो भी आपको याद हो, और उसके बाद आपकी पसंद पर वही गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में थोड़ी देर के लिए हम लोग सुने। मैंने जो अपना शेर लिखा था, मुझे परेशान करने का अजब उनका ये तरीका निकला जी। मुझे परेशान करने का अजब उनका ये तरीका निकला, मेरा जख्मे दिल उनकी आंखों से भी गहरा निकला। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया। तो डीआरएम साहब हमारे साथ हैं, रांची डिवीज़न के श्री एस.के. अग्रवाल साहब। उनकी पसंद पर हम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत सुनते हैं कुछ देर के लिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की,
ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा, कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे ज़मीं पर, दुपट्टा लटकता तो होगा, कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। टीआरएम साहब, जीवन का एक मोड़ आता है जब आप नौकरी में आए, उसके बाद क्रिकेटर नहीं बन के आप रेलवे का अधिकारी बन गए, और रेलवे का काम जैसे आपने कहा कि बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं कि रेलवे जो है बहुत सही ढंग से चले, ट्रेनें बहुत सही समय से चलें और दुर्घटनाएं नहीं हो, या फिर जो भी जनता जो उसमें सफ़र करती है या जो माल ढोए जाते हैं उसमें कोई शिकायत नहीं हो। इसके लिए क्या आपने अपनाया, क्या किया? इसमें हम लोगों का एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। सेफ्टी के लिए डेली बेसिस पे इंस्पेक्टर्स हमारे इंस्पेक्शन करते हैं, फिर ऑफिसर्स करते हैं। डीआरएम लेवल पर जब मैं इंस्पेक्शन पे जाता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ने या इंस्पेक्टर ने 1-2 दिन पहले किया होता है, मैं उसी को दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं किया है। और जैसे आपने चुनौतियों की बात कही, चुनौतियाँ फेस करना भी अच्छा लगता है, और अगर आप कुछ उसमें सोल्यूशन निकाल पाते हैं किसी चुनौती का, तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि शायद उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कोई भी आपको पद या कोई भी पैसा उस खुशी को नहीं दे सकता। अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ये पब्लिक को कुछ अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अगर आप कोई ऐसी नई चीज़ करते हैं तो आपको जो आत्मिक सुख मिलता है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम अपना काम सही ढंग से करते हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, या लगता है कि जो सेवाएं उनको मिलनी चाहिए वो सही मिल रही हैं, तो एक अपने आप में संतोष मिलता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। रेलवे की सेवाओं में काफ़ी विस्तार हुआ, रांची भी उसमें शामिल है, बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ी, कुछ उसके बारे में बताया जाए, किस किस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं? देखिए, जैसे पहले तो हम लोगों का सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इसमें जो मानव रहित फाटक पे जो एक्सीडेंट हुआ करते थे, इस पे हम लोगों ने रोड अंडर ब्रिज बना करके सारे लेवल क्रॉसिंग्स जितने मानव रहित उन्हें ख़त्म करने का हम लोगों का एक प्रस्ताव है। और मुझे लगता है कि मई जून 18 तक रांची डिवीज़न में कोई मानव रहित फाटक नहीं रहेगा। दूसरी हम लोगों की प्रायोरिटी साफ़ सफाई की रहती है। इसमें हमने रांची, हटिया और मोरी में मैकेनाइज क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। लोगों को साफ सुथरे बेडरोल मिले, इसके लिए हटिया में और रांची में हमने अपनी मैकेनाइज लॉन्ड्री लगाई है। इसमें अभी ब्लैंकेट क्लीनिंग हम लोग ड्राई क्लीनर से कराते हैं, उसकी क्वालिटी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगले 3-4 महीने के अंदर हमारे जो ब्लैंकेट्स हैं वो भी अपनी लॉन्ड्री में धुलने लगेंगे। तीसरी पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी रांची डिवीज़न की काफ़ी अच्छी है, 97-98% रहती है, और महीने में 8-10 दिन 100% पंक्चुअलिटी रहती है। तो फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड पंक्चुअलिटी एंड थर्ड क्लीनलीनेस, ये हम लोगों का मेजर ऑब्जेक्टिव है। ट्रेनों की संख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई है, प्लेटफॉर्म भी बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी लोगों की शिकायत रहती है कि ट्रेनें जो है वो अगर कोई लेट से चल रही हैं तो उनको प्लेटफॉर्म में खड़ा करने के लिए वेट करना पड़ता है कि अब दूसरी ट्रेन कहाँ लगे। रांची में इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि जैसे रांची में हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म है। जनरली प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का यूज़ बहुत कम होता है। तो बाकी जो मेजर डिवीज़न्स हैं, बहुत बिजी डिवीज़न्स हैं, वहाँ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मैं झांसी में डीआरएम था, वहाँ कभी कभी ये दिक्कत आती थी। लेकिन रांची में प्लेटफॉर्म न होने के कारण कोई ट्रेन आउटसाइड नहीं खड़ी होती है। तो रांची डिवीज़न में चूँकि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी ट्रेन चलती हैं, हमारा प्लेटफॉर्म की संख्या पर्याप्त है, और अगर कोई ट्रेन लेट भी चल रही है तो प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी के कारण ट्रेन बाहर नहीं खड़ी।
हम लोगों ने सुना है कि मॉडल स्टेशन बनाने की बात चल रही है और रांची को विश्व स्तरीय बनाने की बात चल रही है, तो इसमें किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कब तक ये पूरा हो जाएगा? रांची जो 25 स्टेशन पहले सेलेक्ट किए गए हैं उसमें रांची स्टेशन भी है जी। और इसमें अभी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जिससे कि कंसल्टेंट डिसाइड होगा जो कि डीपीआर बनाएगा। ये निविदाएं मई महीने में खुल रही हैं और मुझे लगता है 2-3 महीने में यह मुख्यालय लेवल पे डिसाइड होगा जो निविदा है। तो जुलाई अगस्त तक निविदाएं फाइनल हो जाएंगी। उसके 6 महीने के अंतराल में वो एक डीपीआर बना के सबमिट करेगा। डीपीआर में जो माइनर चेंजेस करने होंगे रेलवे ऑफिसर्स के इंटरेक्शन के साथ वो चेंजेस करेगा। उसके बाद फिर हम एक टेंडर निकालेंगे जिसमें जिसने डीपीआर बनाई है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है और जो दूसरे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ये बेसिकली मॉडल इस तरह का है कि इसमें रेलवे कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। जो एरियल स्पेस डेवलप होगा और जो लैंड पार्सल्स होंगे वो हम जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी उसे प्रोवाइड करेंगे और उसके एवज में जो पैसा खर्च होगा वर्टला स्टेशन बनाने में वो खर्च करेगा और उसकी रेंटल वैल्यू से जो एरियल स्पेस होगा और जो लैंड पार्सल होगा वहाँ कुछ बना करके वो अपना पैसा उससे निकाल लेगा। ये 25 जो स्टेशनों की बात आपने कही वो कौन कौन से स्टेशन है? साउथ ईस्टर्न रेलवे में तो रांची अकेला स्टेशन है। चलिए, उसमें हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 25 जो अखिल भारतीय स्तर पर स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है उस पर रांची भी है। अभी भी कुछ कुछ नई सुविधाएं रांची और हटिया स्टेशन में की गई है, कुछ उसके बारे में बताएं। रांची और हटिया में एस्केलेटर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और अप्रैल में रांची में हमारी लिफ्ट भी लग जाएगी 1 नंबर और 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। हटिया में भी लिफ्ट लगने का प्रावधान है, वर्क सैंक्शन है, लेकिन इसमें अभी 1 साल का समय लगेगा क्योंकि जो लिफ्ट लगनी है उसके लिए एक एफओबी आना है, चौड़ा एफओबी आना है, उसका टेंडर हम लोग कर रहे हैं। तो अगले 1 साल में जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए एस्केलेटर्स बहुत फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है, लिफ्ट से उन्हें सही मामले में फ़ायदा मिलेगा। तो रांची और हटिया में अगले 1 साल में लिफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो दिव्यांग हैं कई बार उनको बहुत समस्याएं होती है, कभी कभी जो वृद्ध होते हैं उनको भी समस्या होती है, पैरों में अगर दर्द है कुछ है। अभी रांची से टोरी तक ट्रेन चलने लगी, इसकी यात्रा जो है उसका अनुभव कैसा है? अभी रांची टोरी पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको अप्रैल का हमने टारगेट दिया था और मार्च महीने में ही ट्रेन चला दी। इसके लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन विंग है उसके सारे ऑफिसर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टारगेट के पहले इस ट्रेन को चला दिया है। अभी हम लोग एक ट्रिप जो 3 ट्रिप हमारी रांची लोहरदगा के बीच जाती है उसमें एक ट्रिप बरकी चापी तक जाती थी, उसी को हमने टोरी तक एक्सटेंड किया है। लेकिन इसका पूरा फ़ायदा जब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा रांची से टोरी के बीच में, तब कुछ इम्पोर्टेंट मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारी बरका होके जाती है उसको हम रांची लोहरदगा टोरी रूट पे डाल सकते हैं। ये कब तक की संभावना है? मुझे लगता है 2 साल में हो जाएगा। इसके टेंडर अंडर प्रोसेस है। हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, उन लोग इस काम को कर रहे हैं और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में उन लोग आएंगे मिलने के लिए डिवीज़न में कि उन्हें क्या असिस्टेंस चाहिए और 2 साल में ऑप्टिमिस्टिक टारगेट 2 से 2.5 साल के बीच में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क हो जाना चाहिए। रांची डिवीज़न के अंतर्गत कितने स्टेशन आते हैं? रांची डिवीज़न के अंतर्गत कई कैटेगरी के स्टेशन हैं। इसमें 43 तो रेगुलर स्टेशन हैं जिन्हें क्रॉसिंग स्टेशन कहते हैं और 11 पैसेंजर हाल्ट हैं, तो टोटल 54 स्टेशन आते हैं। तो इधर जो ट्रेनें बढ़ी हैं तो उससे आप लोग के राजस्व में वृद्धि हुई है, रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, कैसा अनुभव है? राजस्व में वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। इसे मैं डेली लेवल पे मॉनिटर भी करता हूँ। कहीं पैसेंजर्स बढ़ते हैं तो रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, कहीं पैसेंजर्स कम हो जाते हैं। तो मैं इसे डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा हूँ। इसमें मेरी लोगों से ये अपील है कि लोग टिकट लेके चलें, क्योंकि जितना ट्रेन में रश होता है उसके हिसाब से टिकट सेल और रेवेन्यू रेलवे को नहीं आ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कुछ तो प्रयास आपकी तरफ से होते हैं। पब्लिक से आप और क्या सहयोग चाहते हैं? पब्लिक से हम ये सहयोग चाहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में अभी भी रेल ट्रांसपोर्ट 1/3 सस्ता है और कम से कम अगर टिकट लेके चलेंगे तो वो टिकट हम प्लाउ बैक कर सकते हैं जो पैसा आएगा उससे, और उन्हीं को फैसिलिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि रेलवे भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। अगर हमारी रेवेन्यू में वृद्धि नहीं होगी तो जो फैसिलिटीज़ पैसेंजर्स एक्सपेक्ट करते हैं उसे प्रोवाइड करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हो सकता है कि ना हो पाए। हाँ, ये सही कहा आपने कि
जिन रास्तों पे कमाई नहीं होगी तो उसमें और ट्रेनें चलाने का तो सोचना पड़ेगा रेलवे को भी। बहुत सारी सुविधाएं और भी लोग चाहते हैं कि नई नई चीजें लागू हों, और बहुत सारी चीजें जैसे पेंट्री कार कई ट्रेनों में नहीं है, तो इस तरह की कोई योजना और भी सुविधाओं को बढ़ाने की है? देखिए, पेंट्री कार तो धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, और मेरे ख्याल से अभी कैटरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप मोबाइल पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टेशन पे आपको रेस्टोरेंट से खाना या पैक्ड खाना आ जाता है। पेंट्री कार अगर हम हटा देते हैं ट्रेनों से, तो अगर हम स्लीपर क्लास उसकी जगह लगाएं तो हम 72 पैसेंजर्स को और कैटर कर सकेंगे। तो आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता जा रहा है, तो ई कैटरिंग कॉन्सेप्ट का अगर पैसेंजर्स यूज़ करें, धीमे धीमे पेंट्री कार कम करने की योजना है। नई फैसिलिटी के नाम पे जैसे पहले चार्जिंग पॉइंट केवल वॉश बेसिन के पास होता था, अब जो नए कोचेस स्लीपर क्लास के ही बन रहे हैं उसमें एक चार्जिंग पॉइंट हर केबिन में दिया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल बड़ा कॉमन हो गया है। लोग चार्जिंग के लिए वॉश बेसिन पे जाके खड़े होते थे, आधे घंटे खड़े होकर अपना मोबाइल चार्ज करते थे। एक ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, आपने देखा होगा जो गार्बेज बिन होता है वॉश बेसिन के नीचे होता है, इतना कम होता था कि उसमें गार्बेज लोग नहीं डाल पाते थे, बाहर फैला रहता था। अब जो हम लोगों का 2 कंपार्टमेंट की बीच की जगह होती है, वेस्टिब्यूल कहते हैं, जितनी रांची से चलने वाली ट्रेन है उसमें हम लोगों ने गार्बेज बिन रखवा दिया है, जिसमें कि लोग गार्बेज उसमें डालें और जो पैसेज में गार्बेज बिखरा रहता था उससे बचा जा सके। अब आपकी पसंद का एक और कोई गीत सुनते हैं हम लोग। दूसरा, एक मैं हूँ झुम 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 झुमरू, जो टिपिकल किशोर कुमार की आवाज़ और उनका जो है ये गाना भी मुझे अपने समय में काफ़ी पसंद था। ये झुमरू फिल्म का ही गीत है? फिल्म का ही गीत है ये। तो चलिए आपकी पसंद पर झुमरू फिल्म का ये गीत सुनते हैं। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। जुड़ रे बाका यो का बाका, जुड़ रे बाका लो का बाका, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुमरू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है, ये मेरी ज़मीं ये मेरा आसमां। जुड़ रे बाका यो का बाका, जुड़ रे बागा लोगा बागा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुमरू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों के हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। उड़े 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 उड़े, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली हो युडली ओडली हो, 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 हड़ी ओडली ओडली हो युडली ओडली, हेडी ओडली ओडली हो युडली ओडली हो।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। डीआरएम साहब, आपका जो काम है, जितने बड़े पद पर लोग रहते हैं परिवार को उतना कम समय दे पाते हैं, कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं? मैं परिवार में अब मैं, मेरी वाइफ और 2 बेटियां हैं। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन जैसा आपने कहा अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी नहीं अटेंड कर पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में शादी होती है, जैसे फर्स्ट कजिन्स हैं, उनकी शादियों में नहीं जा पाते हैं। तो स्पेशली डीआरएम में ऐसा होता है, क्योंकि आप डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं, तो छुट्टी मिलना एक चीज़ है, छुट्टी मांगने का आपका दिल भी नहीं करता। आपको लगता है कि हर शादियाँ आप अटेंड नहीं कर सकते। तो इन 2-3 सालों में आदमी धीरे धीरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कहिए ताऊ चाचा की फैमिली, उससे आप कटते जाते हैं। फिर 2 साल के बाद जब डीआरएम पद से ट्रांसफ़र होगा तो फिर आप उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ये बात सही कहा आपने कि बहुत बार चाह के भी समय नहीं निकाल पाते, चूंकि आप सबसे बड़े पद पर हैं, तो आपको खुद से छुट्टी मैनेज करनी है। अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि छुट्टी हमारी महाप्रबंधक महोदय सैंक्शन करते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि डीआरएम छुट्टी भेजे और सैंक्शन ना हो, लेकिन अंदर से खुद खराब लगता है कि हर शादी के लिए आप कैसे छुट्टी मांग सकते हैं। आपका दिल गवाही नहीं देता कि जिस पोस्ट पे आप हैं, अगर हर शादी आप अटेंड करेंगे तो अपने जॉब के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कई बार देखा जाता है कि परीक्षाओं के समय या कुछ रैली वगैरह होती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेनों में कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और उससे आमतौर पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी होती है। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकता है? इसमें अगर बहुत रश रहता है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोच भी लगाते हैं। कभी कभी जैसे अभी योगानंद जी का सेटनरी था, तो यहाँ से दामोदर तक एक स्पेशल ट्रेन 14 कोच की चली थी। होली के लिए एक स्पेशल हम लोगों ने यहाँ से चलाई थी रांची से। और अगर कोई इस तरह का रश का अनुमान रहता है तो हम एक्स्ट्रा जीएस कोचेस, जनरल कोच लगाते हैं, और रिजर्व कंपार्टमेंट में लोग कब्जा ना कर सके उसके लिए हमारे फिर आरपीएफ को इंस्ट्रक्शन रहता है, वो मुस्तैद रहते हैं। कोई इस तरह की शिकायत होती है तो जो अनऑथराइज पैसेंजर्स हैं उनको इन कोच से निकाला जाता है। रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, कुछ उसके बारे में बताया जाए। जैसे आपने कैटरिंग की बात की, ई कैटरिंग की, तो ई कैटरिंग में अगर किन्हीं को बुकिंग करनी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है? और बहुत सारे और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे टिकट अगर किन्हीं के पास है, वो अपने किसी परिवार के सदस्य को ट्रांसफ़र करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, या सुना गया कि शायद कर सकते हैं। इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में। परिवार के जो टिकट ट्रांसफ़र होता है, वो जो हम लोग का चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र है, उसको ये अथॉरिटी होती है कि सेम पीएनआर पे वो नाम चेंज कर सकता है। बट बेसिकली हम लोग ये करते हैं मेडिकल इमरजेंसी के केस में। जैसे मान लीजिए पेशेंट के साथ मिस्टर रामलाल को जाना है, अब रामलाल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, उनके भाई को जाना है, पेशेंट को जाना ही जाना है, तो उनकी जगह वो नाम चेंज कर सकते हैं। इसको ओपन एंडेड इसलिए नहीं रखा गया है कि जैसा आपने देखा कि टाउट्स हर जगह हैं, वो इसको मिसयूज करना शुरू कर देंगे सीआरएस की कनाइवेंस के साथ। तो इसको केवल मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। दूसरे 2 एक नंबर हैं जो मैं पब्लिक के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक 138 है और एक 182 है। 182 सिक्योरिटी हेल्पलाइन है। अगर आप कहीं से भी 182 रिंग करते हैं या 138 रिंग करते हैं तो ये फैसिलिटी है कि जो नियरेस्ट डिवीज़न होगा उसके सिक्योरिटी कंट्रोल में, ये कंट्रोल में वो आपकी बात सुनी जाएगी और वहाँ से आपको मदद मुहैया कराई जाएगी। उसी तरह एसएमएस से आपका कोच गंदा है, उसके लिए आप 58888 क्लीन माई कोच करके उस पर आप एसएमएस कर दें और पीएनआर उसके साथ दे दें, तो जो भी ओबीएचएस का स्टाफ है उस कोच में पहुंच के उसकी क्लीनिंग करेगा। और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए 138 है और सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182 है। तो इसका पब्लिक ज़रूर यूज़ करे, क्योंकि कई केसेस में पहले देखा गया कि जैसे एक आध एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली रेलवेज में, उसका थोड़ी भी आवाज़ होती थी तो पैसेंजर्स में एक डर सा बैठ गया था उस समय नवंबर-दिसंबर के आसपास। तो इसमें मेरी पब्लिक से ये अपील है कि ऐसा कुछ उन्हें फील होता है तो 138 पे वो कॉल करें और जो नियरेस्ट हमारा कैरेज एंड वैगन का स्टाफ होगा वो जाके चेक करेगा और सर्टिफाई करने के बाद ही ट्रेन आगे जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि कई बार लोगों के मन में डर बैठ जाता है कोई घटना होती है। तो अगर मान लीजिए किन्हीं को कोई शिकायत है या कोई आपको कोई फीडबैक, कोई सुझाव देना चाहे तो उनको क्या करना चाहिए? वो ट्विटर पे भी भेज सकते हैं। ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है और ट्विटर में मेरी पब्लिक से अपील ये है कि जो इमरजेंसी रियल सेंस में इमरजेंसी है,
मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, सिक्योरिटी इमरजेंसी हो सकती है, कोच में पानी ना हो, किसी को टॉयलेट जाना है, वो भी इमरजेंसी ही है, कोच बहुत गंदा है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ट्वीट करें। और अगर उनको मदद मिल जाती है तो अगर ट्वीट पे वो 2 वर्ड का कर दें कि गॉट द हेल्प, तो उससे हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा और पता चलेगा कि प्रॉपरली ट्वीट का रिस्पॉन्स जा रहा है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ जैसे कि हमें शुगर फ्री चाय चाहिए, इस तरह के भी केसेस आते हैं, ये डाइपर चाहिए, इस तरह का लोग ट्वीट ना करें, क्योंकि ट्वीट का बनाने का और ट्वीट का जो सिस्टम बनाया गया एक बेसिक पर्पस है कि लोगों को मेडिकल इमरजेंसी, सिक्योरिटी इमरजेंसी इमीडिएटली मुहैया कराई जा सके। तो इसका माहौल ना बनाए, इस ट्विटर को सही मामले के लिए यूज़ करें। इसका हैशटैग क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई यात्रा कर रहे हो और अपनी बात ट्विटर के माध्यम से पहुंचाना चाहें, ये रेलमैन या सुरेश पी प्रभु के हैशटैग करके ट्वीट किया जा सकता है। और उसके बाद अगर वो जो है करते हैं तो ट्वीट पे पहले रेलवे बोर्ड जाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्विटर पे जब इतनी अच्छी व्यवस्था है, आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी पब्लिक से अपील है कि दुरुपयोग करेंगे तो और कोई उसका नुकसान नहीं होता। नुकसान ये होता है कि फिर जो सिंसियरिटी है, ये सीरियसनेस है, वो कम होती जाती है। अगर ये रियल इमरजेंसी के लिए करेंगे तो हम लोग भी, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कंट्रोल में 24 घंटे इसे मॉनिटर करते हैं, जो ट्वीट आता है कंट्रोल पे, और उसके बाद जो एक्शनेबल आइटम है उस पर कंट्रोल एक्शन लेता है, और मॉर्निंग में वो बताता है ब्रांच ऑफिसर को कि ये ट्वीट था और ये हमने एक्शन लिया, फिर फीडबैक जाता है कि हमने ये एक्शन लिया है। तो अगर इसको हम सीरियसली लेंगे, सीरियस चीज़ों के लिए करेंगे, तो जो सीरियसनेस बनी है वो बनी रहेगी। अगर इसको हम लाइटली लेना शुरू करेंगे और इन चीज़ों के लिए लेना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में, अभी तो नहीं हो सकता है, सीरियसनेस धीमे धीमे कम होती जाए। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जो राज्य की जनता आपकी बात सुन रही है? मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला तो ये है कि अपने कोच को और स्टेशन प्रीमिसेस को वैसे ही साफ रखें जैसे आपने घर को रखते हैं, क्योंकि उसमें 3-4 घंटे आपको भी ट्रैवल करना है और आपके बाद भी कोई पैसेंजर आएगा। क्योंकि रेलवे एक बार सफाई कर सकती है, लेकिन हर घंटे सफाई करना संभव नहीं है। तो जैसे आप घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही रेलवे कोच और रेलवे प्रिंसेस को साफ सुथरा रखें। दूसरा, टिकट लेके चलें, वैलिड टिकट लेके चलें, जिससे रेलवे की आय बढ़े। रेलवे की आय बढ़ेगी तो रेलवे और बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सक्षम होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें आपने शेयर की, बहुत अच्छा लगा। आपको हम अपने श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त सुनील सिंह बादल को इजाजत दीजिए। संयोजक के निदेशक राजेश कुमार गौतम और प्रस्तुतकर्ता आत्मेश्वर झा जी के साथ एक नए कार्यक्रम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।